हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम पी ब्लॉक की बात करेंगे। पी ब्लॉक के चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ध्यान रखना, इसके दो पार्ट बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है। 4 नंबर का चैप्टर होता है ये। ठीक है, और यही एक ऐसा चैप्टर है जो अपने नंबर को ख़राब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये होता है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। देखो, अपना जो पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हेलाइड आर मोर कोवलेंट, बोल रहा है यहाँ पे जो पेंटा हेलाइड हैं आर कोवलेंट कोवलेंट देन ट्राई हेलाइड। ट्राई हेलाइड से पेंटा हेलाइड अधिक सहसंयोजी होता है। देखो इसके बोलने का मतलब क्या है, तो ध्यान समझना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा साइड में, फिर मैं देखो हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। एक है PCl3, ठीक है, एक है PCl5। ये ट्राई हेलाइड है, ये पेंटा हेलाइड है। ठीक है, ट्राई हेलाइड फॉस्फोरस, पेंटालाइड फॉस्फोरस। देखो फजान ने एक बात बोली थी कि जितने ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होते हैं, जितने ज़्यादा मतलब बात हो रही है यहाँ पे, जितने ज़्यादा सह संयोजक बंध होते हैं। ठीक है, तो देखो PCl3 में देखो कितने सहसंयोजक बंध आते हैं, तो 3 सहसंयोजक बंध आते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड आते हैं। और PCl5 में कितने आते हैं, तो PCl5 में आते हैं 5 आते हैं। ये 5 बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतने ज़्यादा कोवलेंट या सहसंयोजक गुण आते हैं। समझ में आ गई बात। तो PCl3 में ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3। यहाँ कितनी है, +5। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जितना +5, जितना चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है, वह उतने सहसंयोजी गुण रखते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले पहले देख लो। फजान के नियमन अनुसार बोल देता हूँ मैं, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु की जितनी उच्च धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। परिणाम स्वरूप केंद्रीय परमाणु के अन्य परमाणु के बने आबंध से सहसंयोजी गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। पेंटालाइड में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि ट्राई हेलाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, इसलिए ट्राई हेलाइडों में पेंटा हेलाइड अधिक सहसंयोजी होते हैं। जितने ज़्यादा बंद होंगे उतना ज़्यादा सहसंयोजी गुण रखेगा। ठीक है, चलो अब इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, लिख लो आंसर का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर लिख लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये लो, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हैव 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इन द s ऑर्बिटल एंड 3 इन p ऑर्बिटल। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम में जो मैंने आपको समझाया है ना, बस वही वाली चीज़ है। तो आप इसको ऐसा कैसा नोट कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे लिखा गया है 3+ आयन किसके अंदर रहते हैं, PCl3 में होते हैं। और +5 आयन किस में होते हैं, PCl5 में होते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग, तो ध्यान रखें, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। प्लस ऑक्सीजन स्टेट +5, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उतने ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होते हैं। ठीक है, इसलिए PCl5 ज़्यादा कोवलेंट रखता है किससे, PCl3 से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलो जी आगे की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही आसान सा। देखो क्या कर रखा है, वर्ग 15 के तत्व के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है। देखो एक चीज को समझो ध्यान से सभी लोग। देखो यहाँ पे एक नाम आया है अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आया है। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग का मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझा रखा है। इसका मतलब होता है दूसरे का तो क्या करेगा, ये रिडक्शन या अपचयन, रिडक्शन या अपचयन। और खुद का क्या कर लेगा, ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अगर दूसरे का इसको अपचयन करना है, या तो ये क्या करे, हाइड्रोजन दे दे, भाई हाइड्रोजन क्या कर दे, निकाल दे। ठीक है, तभी तो क्या कर सकता है, दूसरे का रिडक्शन कर सकता है। तो ऐसा ही BiH3 में होता है। BiH3 में क्या होता है ना कि देखो जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, जैसे ये आ गया NH3, नीचे कौन आता है, BiH3। तो जो Bi और H का बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, आराम से टूट जाता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, आराम से अलग हो जाता है। तो बताओ जैसे ही हाइड्रोजन निकल गया तो इसने अपना तो क्या कर लिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और यह हाइड्रोजन जो लेगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन या रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका साइज का मैटर होता है कि BiH बॉन्ड आराम से टूट जाता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है,
चलो देखो आंसर देखो, जो हमने समझाया वही है क्या, ठीक है। तो मैं आंसर बताता हूँ, उत्तर देख लो। क्योंकि इस वर्ग के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे कम स्थायी होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, तो इंग्लिश मीडियम में मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। तो अब देखो, एज वी डाउन द ग्रुप 15 द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एंड देयर द लेंथ ऑफ द EH बॉन्ड इंक्रीजेस। अब यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया, Bi। तो किस बॉन्ड की बात कर रहा है, BiH बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। समझ गए सभी लोग। चलो, तो इससे क्या होता है, BiH बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख दे रहा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे आकार में वृद्धि होती है, जिससे BiH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कर लोगे, प्रबल अपचायक क्षमता रखता है, ठीक है। आगे बात कर लूँ अब मैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से पूछा गया, यहाँ पे सवाल है अपने पास में। सवाल ये रहा कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है, वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। देखो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ डबल कर रखा है, आप इसको ट्रिपल कर देना। तो देखो इसमें इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल आपस में p पाई बॉन्डिंग करता है, ठीक है। इसका भी p और इसका भी p और इसका भी p आपस में क्या करते हैं, p पाई बॉन्डिंग। तो देखो, तो इसको तोड़ने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी, है ना। और ज़्यादा एनर्जी दोगे तो बॉन्ड क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। भाई कम एनर्जी देने में बॉन्ड टूट गया तो ज़्यादा रिएक्टिव या क्रियाशील होता है। और बॉन्ड देखो 3 बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसलिए रूम टेम्परेचर पे N2 के बीच का बॉन्ड इतना जल्दी से नहीं टूट पाता है। इसको तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन को आराम से आप नोट कर सकते हो। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 4। देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो ये वाला है, इसको आपको नोट कर लेना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ कॉपर 2+ सॉल्यूशन। कॉपर 2+ विलियन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करता है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। कॉपर 2+ आयन अमोनिया से अभिक्रिया करके गहरे नीले रंग का एक संकुल बनाता है, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल गहरे नीले का संकुल बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन करता है। कॉपर 2+ क्या करता है, अमोनिया के 4 आयन से इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, संकुल बना लेता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, मैं उनको भी समझा देता हूँ, इसको याद कर लेना रिएक्शन को, है ना। यहाँ लिखा हुआ है देखो साफ साफ लफ्जों में, कॉपर 2+ आयन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड डीप ब्लू कलर ऑब्टेन, ठीक है। देखो कॉपर 2+ इसके 4NH3 से रिएक्शन की और क्या बनाया, कॉपर NH3 का होल 4। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब से मेरे लिए पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन को मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं आपको भी उसको इंपॉर्टेंट लगा के बहुत अच्छे से रिएक्शन को करना है। इसमें 8 से 10 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आप लोग ये यहाँ से अच्छे से कर लोगे। चलो अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप ये कर लेना, एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। नोट कर लेना, ये लो, कर लोगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को मैंने जूम कर दिया था, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। और अगर इंग्लिश मीडियम वालों को रिएक्शन नहीं नज़र आई तो ये लो, ये रिएक्शन, ये ठीक है। अब इतना ही जूम कर सकता हूँ, कर लोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्या है, समझना ध्यान से। अगला ये रहा, N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता क्या है। ये पूछा, जो N2O5 होता है अगर तुम इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, एक बार इन सब की NO2 की, देखो मैं आपको आगे स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, NO2 की, N2O3 की, ठीक है, N2O5 की, मैं आपको सबकी स्ट्रक्चर को एक बार डिफाइन कर दूंगा। समझ में आ गई बात। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, यहाँ पे ये N2O3 लिख दिया गया गलती से, ये N2O5 कर देना, यहाँ पे N2O5 की बात हो रही है, ठीक है, कर लेना, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बात। तो मैं आपको धीरे धीरे इन सबकी स्ट्रक्चर जरूर बता दूंगा एक बार में ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुधार लेना, ये क्या लिखा हुआ है, N2O5 बोला। इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो देखो इसमें नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देखो अगर N2O5 की तुम्हें स्ट्रक्चर बनानी है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले एक एक नाइट्रोजन को लगा लो, लगा लिया,
हमेशा इस नाइट्रोजन के साथ में अगर ज़्यादा ऑक्सीजन एक तो डबल बॉन्ड के साथ होगी और एक माइनस के साथ में होगी। यहाँ पर भी एक माइनस के साथ में होगी, एक डबल बॉन्ड O के साथ में होती। ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक ऑक्सीजन इस तरीके से लगी होगी। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक एक बात समझ में आ गई होगी। कर लोगे? ठीक है जी, चलो हम अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, आप में से कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि सर हम डॉट कैसे लगाएं। यहाँ पे देखो सर डॉट लगे हुए हैं, डॉट को कैसे याद करें। देखो बेटा, डॉट को आपको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना इनको। डॉट का एक बहुत आसान तरीका है इनको याद करने का। देखो मैं तुम्हें उस तरीके को एक बार बता देता हूँ। ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होती है उस पर हमेशा 2 डॉट लगते हैं। क्या याद रखोगे? जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होती है कितने डॉट लगते हैं? हमेशा 2। और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होती है उस पर हमेशा 3 जोड़े में डॉट लगते हैं। टोटल 6 डॉट लगते हैं। यहाँ कितने? 1 डॉट ये, 1 डॉट इस पूरे को। एक किसको बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? तो 2 पेयर बोल रहा हूँ, पेयर होते हैं। यहाँ पे कितने पेयर हैं? 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा साइड में लेके समझाता हूँ, समझो ध्यान से। मुझे पता है मुझे N2O5 बनाना है ना, आगे सारी स्ट्रक्चर सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो एक डबल बॉन्ड ये और एक ऑक्सीजन यहाँ माइनस में, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो एक ऑक्सीजन बीच में आती है। आगे चल के सारे स्ट्रक्चर आपको सिखा दूंगा। ये बन गया माइनस। देखो, जब डबल बॉन्ड है तब तो 2 पैर लगाने, समझ में आ गई बात? 2 पैर लगाने। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कितने पैर लगाने हैं आपको? 3 पैर लगाने हैं। लेकिन देखो, लेकिन यहाँ एक बार तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से है? 2 बॉन्ड से, तब 2 पैर लगा रहे हो। यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ कितने बॉन्ड से? 1 बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड है, तो कितने डॉट लगाओगे? 2 डॉट लगाओगे, मतलब 2 पैर लगाओगे। समझ में आ गई बात? यहाँ 2 डॉट को कैसे मानो? एक पूरे डॉट ये, एक पूरा डॉट ये। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सिंगल डॉट है इसलिए कितने पैर लगाए तुमने? 3 पैर लगाए। ठीक है, कर लोगे आराम से। यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 लगा दी, यहाँ 2 है तो इसलिए 2 पैर लगा दी, 1 पैर और ये 2 पैर। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताओ यहाँ पे अब मैं कितने नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड को काउंट कर लो, बस देख लो कितना बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, तो एक नाइट्रोजन अपने पास कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 4 बॉन्ड से। देखो 1 2 ये रहा, तो 1 2 3 और ये 4। कर लोगे? देखो मैं वापस बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो एक अलग पेन ले रहा हूँ मैं, है ना, वहाँ से बताता हूँ तुम्हें। देखो 1 2 3 4 कितना हो गया? +4। यहाँ कितना? देखो 1 2 3 4 कितना यहाँ पे? +4। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात कर ले हम लोग। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। चलो अच्छा, मैंने आंसर नहीं बताया आपको एक बार। अब चलो अब तो समझ गए होंगे ना, मैं तो स्ट्रक्चर बता दिया। +4 होती है, +4 से कर लेना। ठीक है, तो N2O3 मत करना, N2O5 से करेंगे। ठीक है, कर लोगे आराम से? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं। तो देखो मैं आपको साइड में समझा देता हूँ, आप इसको याद ही रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, देखो जब तुम PCl5 को गर्म करते हो ना तो इसमें से Cl2 गैस बाहर निकल जाती है और बनता है PaCl3 + Cl2। ठीक है, याद कर लोगे इसको तो उसके नीचे सीधा यही याद कर लेना। मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या बोला, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 हीटेड। PCl5 को हीट करने पर क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इतना सब कुछ रामायण आपको याद नहीं करनी, जो रामायण ये लिखी हुई नहीं, सब आपको याद मत करना। आप तो सिंपल ये जो लिखा हुआ है ना रिएक्शन, जो मैं बोलूँ आपको रिएक्शन याद करना। ये देखो बस ये रिएक्शन आपको याद कर लेना, ये जो रिएक्शन लिखी है ना ये वाली, तो ये रिएक्शन याद कर लेना। यहाँ इंग्लिश में ध्यान रखना, ये बेटा ऐसा लिखा हुआ है PCl5 करके एरो पे हीट लिखी हुई है। ठीक है, हीट, और हीट करके क्या बनता है? PCl3 + Cl2। और ये नीचे नहीं बैठता, ये ऊपर जाती है, गैस होती है, गैस ऊपर निकलती है। कर लोगे? तो जो मैंने अभी रिएक्शन आपको ये बताई ना, आप तो बस ये याद कर लेना। ठीक है, ये वाली, ये वाली, समझ गए? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीट लिखा हुआ है, और ये Cl2 गैस बाहर निकलती है। कर लोगे आराम से? तो ये रिएक्शन लिख लेना उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आंसर है मेरा सीधा।
आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो अगला दिखा हुआ है, राइट डाउन अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5 विथ हैवी वाटर। क्या होता है जब भारी जल से PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं? तो कोई बात नहीं, देखो जब भी आप भारी जल से या वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो आप तो हमेशा एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आप PCl5 से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो देखो आपको मैंने ऑर्गेनिक में सिखा रखा है, PCl5 क्या बाहर निकालता है, POCl3 बाहर निकालता है, बता रखा है। तो कुछ साइड में रिएक्शन करता हूँ, देखो समझना ध्यान से। ये लिखा है PCl3 और ये D2O से रिएक्शन करवा रखा है, ठीक है। ये सॉरी PCl5 है, ठीक है। PCl5 क्या बाहर निकालेगा, POCl3 बाहर निकालेगा, ठीक है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ये ऑक्सीजन चली गई यहाँ पर, एक बार मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये 5 था, वैसे 5 ही लिख रहा हूँ एक बार अच्छे से, ये 5 था, ठीक है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, ये ऑक्सीजन चली गई, P से P चला गया, यहाँ 2 Cl बच गई और 3 Cl बाहर निकल गई, तो 2 Cl और 2 D2 मिलकर क्या बना लेंगे, 2DCl। समझ में आ गई बात? तो POCl3 बाहर निकलता है और एक 2DCl बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे HCl होता है ना, वैसे H को हटा के क्या आ गया, DCl आ गया, ठीक है। देखो अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो रिएक्शन में साफ साफ लिखा हुआ आपका, ये रहा आंसर, ठीक है, ये रहा। PCl5 से करवाया, D2 से क्या होगा, देखो ये POCl3 बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है, POCl3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला लिखा हुआ है POCl3। भाई कोई रामायण याद नहीं किया, और DCl क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गई बात? आई थिंक अब आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है। ये 2D है और ये 2Cl है, बाहर निकल गया। समझा दिया मैंने, आप कर लेना, ठीक है। फर्दर रिएक्शन और आपको नहीं करनी है आगे, है ना। आपको तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे दो, केवल आपको इसमें करना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आप वही वापस लिख देना। देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको लिखना है PCl5, ये रिएक्शन लिख देना। आप लोग को लिखना है D2O, लिख दिया, रिएक्शन होगी, PCl5 क्या बाहर निकलता है, POCl3 बाहर निकलता है, मुझे पता है। और 2 Cl यहाँ बच गया और 2 D बच गया, तो क्या बाहर, जैसे 2 HCl बाहर निकलता है ना, वैसे 2 DCl बाहर निकल जाएगा। ये क्या होता है, हैवी वाटर, भारी जल होता है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहिए आप उतार लेना, ठीक है, मेरी तरफ से तो ये आंसर है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है, देखो बोल रखा है व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। देखो ये पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी कि स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको एक बार H3PO2 की, ठीक है, H3PO3 की और H3PO4 की स्ट्रक्चर को निकालना सिखाता हूँ, फिर बात करते हैं क्षारकता या बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से समझना, ठीक है सभी लोग। और जो ये सारी चीज़ें उतार रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ H3PO2 की। आपको सारे स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, आपको कभी जोड़ नहीं आएगा। H3PO3 की, और एक कौन सा है, H3PO4। देखो जब भी फॉस्फोरिक एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना लिया जाता है। सबसे पहले ये काम करना है, तीनों में P डबल बॉन्ड O बना लो। बना लिया, बनाने के बाद जितनी ऑक्सीजन बच जाती है उसको H के साथ जोड़ दो। अगर मैं देखो यहाँ बात करूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। अगर देखो मैं यहाँ बात कर लूँ तो एक ऑक्सीजन, यहाँ कम एक ऑक्सीजन बच गई, इस एक ऑक्सीजन को इस H के साथ जोड़ दो, क्या बच गया, OH। बताओ यहाँ कितनी हाइड्रोजन बच गई, दो, दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ दो, बस ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इधर देखो, बताओ यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन बच गई, दो, तो दो के साथ दो OH जोड़ दो, ये लो, एक हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ दो। समझ में आ गई बात सभी को? देखो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन काम में कितनी ऑक्सीजन बच गई, यहाँ पे तीन, तीन बचती किसके साथ जोड़ो, तीन ऑक्सीजन OH के साथ में, तो POH, POH, और यहाँ पे भी क्या बन गया, POH। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक बार और अच्छे से स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो वापस देख लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो। पहला कौन सा था, H3PO2। कैसे बनाओगे, पहले P डबल बॉन्ड O बना लेंगे सर हम तो। कितनी ऑक्सीजन बच गई, एक, एक ऑक्सीजन को H के साथ जोड़ दो, क्या बन गया, OH। और बताओ कितनी हाइड्रोजन बच गई, दोनों हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ दो, क्योंकि पीएच बॉन्ड बनता है। समझ में आ गई बात? कितनी OH है यहाँ पे, एक OH है, तो इसकी बेसिसिटी इसकी सारकता कितनी हो जाएगी, एक। जितनी OH होती है उसकी बेसिसिटी उसकी सारकता कहलाती है, ठीक है। चलो आगे बताओ, आगे बात करते हैं। फिर क्या है, मेरे में क्या लिया था बताओ,
PO3 लिया था। अब बताओ कैसे बनाओगे? सबसे पहले P डबल बॉन्ड O, कितनी ऑक्सीजन बच गई? 2, 2 को 2 से जोड़ दो, क्या बन गया? POH। कितना बॉन्ड बन गया? 1। कितनी सारकता है इसकी? 2 सारकता है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, लास्ट में कौन था? H3PO4। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? वही P डबल बॉन्ड O पहले, बाकी बची ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़ दोगे? OH के साथ जोड़ दो। बताओ कितने OH है? 3। कितनी बेसिटी है उसकी? इसकी होगी 3। यही अपने से पूछा है, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर को बना लेना। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ऐड करना बेसिटी ऑफ H3PO4, बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड बेसिसिटी ऑफ H3PO2। सारे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, इसकी सारकता कितनी है? 3, क्योंकि कितने OH बॉन्ड है? 3 OH बॉन्ड है इसलिए। ठीक है, 1 2 3 कर लोगे सभी बच्चे? ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो। अब मैंने समझा दिया तो तुम समझ गए, क्योंकि इसके अंदर 3 OH बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कर लोगे? तो आपको तीनों स्ट्रक्चर बना के मुझे बताना है कि सर देखो हमने तीनों स्ट्रक्चर बनाई है, अब हमें फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी आ गई है। समझ में आ गई बात? जिसको भी आ गई मुझे बता देगा। इसी तरह मैं आपको H2SO4, H3SO3 सबकी स्ट्रक्चर, ध्यान टेंशन ना लो तुम, P ब्लॉक की टेंशन लेना ही मत, सारे ट्रिक से बता दूंगा कैसी स्ट्रक्चर। जैसे मैंने फॉस्फोरिक एसिड बता दिया ना, पहले P डबल बॉन्ड O बना लो, बाकी सब OH जोड़ दो। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या होता है जब H3PO4 को गर्म किया, H3PO3 को जब गर्म करते हैं, ध्यान ना H3PO3 का जो नाम होता है, H3PO3 को ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है। ये होता क्या है? ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में टूट जाता है, फॉस्फीन देता है, फॉस्फीन PH3 होता है। अभी टूटता है कैसे? देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सेकंड नंबर ध्यान रखना। पहले कौन सी बताई थी? कॉपर और अमोनिया वाली, दूसरी ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को नोट कर लो, आपको इसके अंदर रिएक्शन याद करनी। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन पे आते हैं सीधा। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम में रिएक्शन लिखी हुई है, आपको यही रिएक्शन उतार लेनी है। ठीक है, देखो सब समझो ध्यान से। होता क्या है, यहाँ पे लिया गया 4 मोल H3PO3, तुम जैसे इसको गर्म करते हो ये H3PO4 में टूट जाता है। अब ध्यान रखना, H3PO3 को फॉस्फोरस अस लगाते हैं और यहाँ पर इक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 8 में से 3 गया 5 होता है, और यहाँ पे 6 में से 3 गया ये 3 होता है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है इसलिए इसका इक लगाते हैं, ये 3 है इसलिए अस लगाते हैं, और इसमें एक फॉस्फीन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये याद रख, चाहे बैलेंस करना नहीं आता कोई बात नहीं है, सीधा याद रख लेना, जब भी फॉस्फोरस एसिड को गर्म करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन बनता है। तो 2 रिएक्शन अब से हम याद रखेंगे। ठीक है, चलो पहले कौन सी याद रखेंगे बताओ मुझे? नंबर 1, जब कॉपर 2+ की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? 4 मोल NH3 से करवाई थी। देखो बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। क्या बना था? कॉपर NH3 का ऑल 4, ये ऐसा, और ये क्या था? 2+। एक दूसरी रिएक्शन अभी मैंने एक और बता दी, वो कौन सी याद करोगे? कि जब भी मुझे H3 अस वाले को गर्म करने के लिए बोलेगा तो मैं उसमें H3PO4 बना दूंगा, और कौन सी गैस बाहर निकाल दूंगा? PH3 निकाल दूंगा, फॉस्फीन गैस। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब से 2 रिएक्शन, जब भी याद करना होगा 2 रिएक्शन हम वापस बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, कर लोगे आप सभी लोग? तो मैं जूम लेस कर देता हूँ थोड़ा सा, आप उतार लो इसको। ठीक है, बहुत आसान सा है, आराम से कर लेना। ठीक है, इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि +3 से एक बार +5 बन रहा है, एक -3 बन रहा है, इसलिए ऐसा होता है। चलो आप लोग कर लोगे आराम से आई थिंक। चलो 10 नंबर की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही फेवरेट सवाल, H2 एक द्रव है, H2S विलयन गैस, ऐसा क्यों होता है? तो ये तुम बचपन से पढ़ते हैं सर, 11th क्लास में तो आपने पढ़ा रखा है, हमें बता रखा है, क्योंकि H2O में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए H2O तो क्या रहता है? लिक्विड, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए क्या होती है? गैस। कर लोगे? ठीक है, अब इसका आंसर फिर भी चलो दिखाई देता हूँ, अब तुम पढ़ लेना। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला। चलो आंसर दिखा दिया मैंने आपको, आंसर पढ़ लो बस। ठीक है, ये जो फालतू चीज़ जितनी भी छोड़ दो, तुम सीधा याद कर लेना। H2O में हाइड्रोजन बंद बनता है इसलिए ये द्रव है, H2S में हाइड्रोजन बंद नहीं बनता इसलिए गैस है, बस सीधा याद कर लो।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, आप भी सीधा लिख दो, बिकॉज H2 हैज हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बट H2S डू नॉट। ठीक है, बस इतना सा लिख के छोड़ देना। ठीक है, चलो जी कर लोगे। इतनी राम कहानी नहीं लिख रही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, क्या लिखोगे, केवल H2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बस, और H2S हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बस इतना सा लिख के छोड़ देना। ठीक है, ज़्यादा अपने गाथा नहीं लिखनी, अपने पास वैसे भी बहुत टाइम है। चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, देखो O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करती है। देखो बहुत ही सिंपल है, अब तुम खुद दिमाग लगाओ यार। देखो बार बार मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये ऑक्सीकारक आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन। अब दूसरे का ऑक्सीकरण करने के लिए और खुद का अपचयन या रिडक्शन करने के लिए, देखो ऑक्सीकारक का मतलब क्या है, दूसरों का तो क्या करेगी ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण करेगी, खुद का क्या करेगी ये अपचयन करेगी, क्या करेगी रिडक्शन। खुद का अपचयन रिडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीजन बाहर निकालनी पड़ेगी। क्या बोलोगे, क्योंकि O3 आपको क्या देती है, इनोसेंट हाइड्रोजन देती है। अब एक बात बताओ सभी लोग, दिमाग लगा लो सभी लोग, क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन में नहीं दिखाई दे रहा था, मैं बताता हूँ। O3 क्या देती है आपको, O2 और ऑक्सीजन देती है। अब ऑक्सीजन दे दिया तो ये ऑक्सीजन दूसरे का क्या कर देगी, ऑक्सीकरण, उसने खुद का क्या कर लिया, अपचयन। ठीक है, कर लोगे, चलो उतार लो इसको। इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन देती है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इंग्लिश में देख लो बेटा, आपको ऐसे ही रिएक्शन लिख देनी है। O3 है, एरो लगा के यहाँ लिख देना O2 प्लस ऑक्सीडेशन, बस ये रिएक्शन, ये होती है इनोसेंट ऑक्सीजन। क्योंकि इनोसेंट ऑक्सीजन देती है इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक होती है, इसलिए दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करती है, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन करती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। ये ऑक्सीकारक अपचयन में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, मैंने बार बार आ रहा है और बार बार समझा दिया हूँ। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो उतार लोगे, ठीक है, चलो चलो जी आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, बोल रहा है देखो H2SO4 को जब वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो ऐसा कुछ कर रखा है। देखो ये मैं भी समझाता हूँ, KA1 की टेंडेंसी ज़्यादा होती है लेकिन KA2 की टेंडेंसी कम होती है, ऐसा क्यों है। समझो ध्यान से, सवाल को करने से पहले समझते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से। चलो मैं समझाता हूँ, तुम्हें आराम से समझो। देखो H2SO4 क्या होता है, एक एसिड होता है, समझना ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है तुम्हें समझ में आएगा। ये क्या होता है, एसिड, और एसिड का काम क्या होता है, H+ को देना, डोनेट कर देना। ठीक है, देखो होता है क्या है, तुम जैसे H2SO4 को वाटर में डालते हो तो सिंपल सी बात है, H2SO4 एसिड क्यों है, क्योंकि ये आपको क्या देता है, ये आपको H+ देगा और HSO4 माइनस बन जाएगा। अब इसके पास एक H और है तो ये एक HSO4 माइनस होगा, ये एक H और दे सकता है, इसको आप 2 एरो करके लिख देना। ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती है। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसने आपको एक H+ और दे दिया और फिर क्या बन गया, SO4 2 माइनस। ठीक है, इसको मैंने बोला KA1, A का मतलब यहाँ पे एसिड है, अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, इसको मैंने बोल दिया KA2। सवाल क्या है, सवाल ये है कि कौन H+ जल्दी देगा, H2SO4 या HSO4 माइनस। अब खुद दिमाग लगा दो, है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है, चलो तुम्हारे पास 1000 रुपये, मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए आया कि यार 500 रुपये उधार दे दो, तो अब बिना सोचे समझे मुझे 500 रुपये दे दोगे, इसको मैंने बोला K1, तो मैं K1 हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति और आया, ठीक है, अब आपके पास कितने रुपए बच गए, 500, वो भी आपसे 500 रुपये लेना चाहता है, वो K2 हो गया। क्या आप उसे 500 रुपये दे दोगे आसानी से, कि नहीं सर हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास 500 रुपये तो बचे हैं, अगर आप उसे दे दोगे आपके पास कितने रुपये बच जाएंगे, 0 रुपये। कि सही बात है सर हम तो नहीं देना चाहेंगे। तो देखो इसमें भी तो ऐसा ही होता है, सुनो ध्यान से, समझना ध्यान से। H2SO4 में H+ आसानी से दे देता है, लेकिन HSO4 H+ आसानी से नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज मना कर देता है कि भाई अब H को नहीं देंगे हम लोग। ये नेगेटिव क्या करता है, इस H को रोक देता है। समझ में आ गई बात,
ठीक है सभी लोग, तो क्वेश्चन समझ गए। तो बताओ किसने आसानी से H2SO4 दिया, इसने दिया, इसलिए आपके लिए ऐसा लिखा हुआ है Ka1 ज़्यादा होता है किससे, Ka2 से। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलो अब आगे देखो, देखो H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल होता है। द्विक्षारकीय क्यों अम्ल बोला, क्योंकि ये 2 H+ देता है। ठीक है, इस कारण ये 2 पदों में होता है, आयन होता है, इसमें 2 वियोजन स्थिरांक K1 और K2 होते हैं। देखो मैंने अभी बताया, जैसे तुम इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो बताओ, देखो H2SO4 ने क्या दिया, H+ दिया था, ये H+ कौन ले लेगा, H2 ले लेगा, किस में काउंट हो गया, H3SO+ में काउंट हो गया, और आपको क्या दे दिया, HSO4- दे दिया। फिर से HSO4- से किससे रिएक्शन की, H2 से रिएक्शन की। ठीक है, देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम बोलोगे सर ये H2 कहाँ से आया, देखो H2 में डिजोल्व कर रहे हो, ये क्या देता है, H+। मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, इसकी जगह H+ लिखा था, आप यहाँ पे H+ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, या फिर H3O+ लिख दो, दोनों एक ही बात है। क्या बच गया यहाँ पे, HSO4-, इसका K1 इतना है, फिर HSO4- फिर से H2 से रिएक्शन किया, फिर से क्या बना दिया, SO4-। ठीक है, आप तो सीधा ये रिएक्शन लिखना जो मैंने लिखी है, ये लिख देना आप तो। ठीक है, सभी बच्चे ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, लिख दोगे आराम से। ठीक है, चलो बढ़िया बात है, लिख देना आराम से। ठीक है ना, तो आप सीधा क्या बोल दोगे कि H2SO4 H+ आसानी से दे देता है क्योंकि प्रबल अम्ल होता है, लेकिन HSO4- H+ आसानी से नहीं देता क्योंकि इसका वियोजन बहुत ही कम होता है। लिख देना आराम से। ठीक है, जो मैंने बात बोली लिख देना, ज़्यादा सोचना नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, वही बात है, जो मैंने उनको समझाया वो मैंने आपको समझा दिया, आपको बिल्कुल सेम वही रिएक्शन लिखनी है। समझ में आ गई बात। देखो मैंने अभी बताया आपको, देखो H2SO4 H+ आराम से दे दिया, देखो ये H+ आराम से दे दिया, लेकिन HSO4- H+ आराम से नहीं देता है। क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट नहीं होने देता है। समझ में आ गई बात, कर लोगे सभी लोग। ठीक है, इसलिए Ka1 ज़्यादा होता है और Ka2 कम होता है, इसलिए पहले स्टेप में आराम से हाइड्रोजन चली जाती है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन नहीं जाती है। समझ गए सभी लोग, चलो उतार लो इसको, कर लेना आराम से। ठीक है चलो जी, तो यहाँ तक आई थिंक आप आराम से कर लोगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, उन 2 विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनती है। तो दोनों के ध्यान रखना है, एक है फॉस्फीन, ध्यान रखना फॉस्जीन है, ये PH3, ये तो फॉस्फीन होती है, ये क्या है फॉस्जिन COCl2, ये क्या है मस्टर्ड गैस। दोनों क्या होती है, बहुत ही विषैली होती है, पॉइजनस नेचर की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों की याद कर लेना, देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो। ठीक है, ये तो रही, देखो स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं, देखो COCl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, C+O Cl, और फॉजिन गैस की सीधा ये याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो याद कर लेना इसको, है ना, कर लोगे आराम से। अरे जरा रट्टा रट्टा नहीं मारनी, देखो ये कैसे बनाई गई वो बताया गया। ठीक है, एक सल्फर बाहर निकल जाती है, बस सिंपल है। देखो मैं बनाना सिखा देता हूँ तुम्हें, देखो कैसे बनाना, देखो देखो बीच में ऐसे लगाना, यहाँ CH2 लगाना, यहाँ CH2 लगाना, लगा लो। ठीक है, फिर यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक है, अच्छा आई थिंक मैंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रॉन्ग बना दिया है, सॉरी। अच्छा CH2 मुझे एक और CH2 लगाना था, फिर CH2 और फिर Cl लगाना था। ठीक है, तो आप कर लेना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दोनों बना लेना, दोनों लिख लेना। आगे बात कर लूँ मैं अब। ठीक है, देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, मैं समझाता हूँ इसको। I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है। देखो क्रियाशील या रिएक्टिव ज़्यादा कौन है जिसका बॉन्ड आराम से टूट जाए। देखो होता क्या है, ये रहा II और ये रहा ICl। देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता में देखो अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है, इसलिए बॉन्ड आराम से टूट जाता है। अगर बॉन्ड आराम से टूट गया तो रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन ये बॉन्ड आराम से नहीं टूटता क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता क्या बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर मात्रा में खींचेंगे, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ क्या करेगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो Cl आराम से बॉन्ड तोड़ देता है। समझ में आ गई बात, तो यही बात लिखी हुई है, आप इस आंसर को नोट कर लो सभी लोग। चलो जो मैंने बात बोली है ना वही है,
ICl आबंध क्या होता है, दुर्बल होता है, इसलिए आराम से बॉन्ड टूट जाता है, टूटकर आराम से हैलोजन आयन देता है जो तीव्रता से भी क्या कर लेगा। लेकिन I2 क्या होता है, इनसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये आप आराम से याद कर लेना, कर लोगे। देखो अगर मैं आपको इनको समझा रहा हूँ ना पी ब्लॉक को, तो अच्छे से समझ लेना, इनको स्किप मत करना मेरी बातों को कि नहीं नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर उतार लेंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं करना। पूरी बात सुनना, इसमें भले आपको टाइम लग जाए थोड़ा सा। देखो बेटा एक बार इसमें टाइम लगा दो, लगा के लिख लो और मेरी बातों को सुन लो। आप मेरी बात को सुनोगे ना, पी ब्लॉक में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हो गया, आगे चलो। देखो इसका इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में काम में क्यों लेते हैं? वाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस? डाइविंग एपरेटस में हीलियम का यूज़ क्यों करते हैं? देखो इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। देखो होता क्या है, जब आप पानी के अंदर जाते हो ना, तो आपको सांस लेने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो या तो आप ऑक्सीजन लो, तो ऑक्सीजन के साथ में हमें हीलियम भर देते हैं। कि सर हीलियम क्यों भरा, CO2 क्यों नहीं भरा? देखो तुम CO2 गैस भर दोगे ना, वो अपने ब्लड में क्या होती है ना, हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इस CO2 से रिएक्शन कर लेती है और पूरे ब्लड को खराब कर देगी, आप उसी वक्त आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हीलियम क्या करती है, वो ब्लड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, और ब्लड को डाइल्यूट बना के रखती है। कैसा बना के रखती है? तनु बना के रखती है। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो क्या करेगी हीलियम, एक तो ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ, हीलियम डज नॉट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन एंड डाइल्यूट ऑफ द ब्लड सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आंसर को उतार लेना। इंग्लिश मीडियम वाले मैंने जो बात बोली इसको आप लिख लेना। ठीक है बेटा, याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या बोल रहा है, आई थिंक याद करने वाला आ गया। क्या याद करना है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो एक बार मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अच्छा आप लोग का आंसर यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट का। ठीक है, ये रहा, लिख लेना। आपको जो भी हमने हीलियम वाला पढ़ा था ना, उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप ये लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ इट इज लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, सॉल्युबिलिटी कम होती है। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम इज यूज्ड एज डाइविंग किट यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। ठीक है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आप लिख लेना। ठीक है, ये 15 का आंसर है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार, इसको सबको हटा देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन देखो सभी लोग, क्या बोल रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग एक्शन। XeF6 की वाटर के साथ रिएक्शन करा रखी है, बोल रहा है इसको आप बैलेंस करो। देखो बेटा आपको एक बार मैं इन सभी रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा दूंगा। ठीक है, जैसी सारी रिएक्शन आ जाएगी ना, तो मैं आपको बैलेंस करना और एक बार ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, देखो ये H2O लिखा हुआ है, H2O2 नहीं है। ठीक है, तो XeF की जैसे तुम H2 से रिएक्शन कराते हो ना, तो होता क्या है, देखो सिंपल सा है, ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी है। H2 के 2 मोल ले लेते हैं। XeF6 क्या करता है ना, H2 से रिएक्शन करके 4HF बाहर निकालता है। तुम ये काम करना, तुम सिंपल याद रखो यार, मुझे पता है XeF6 जैसी वाटर से रिएक्शन करता है 4HF बाहर निकाल देता है। कितने HF बाहर निकालता है? 4HF। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने मोल वाटर यूज़ करने पड़ेंगे? 2 मोल वाटर। बाकी सभी बचे हुए को जोड़ दो। देखो देखो XeF6 जैसे तुम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, दिमाग लगा लेना, ये लो वाटर, क्या बाहर निकलेगा? 4HF। और 4H ही है तो 2 मोल H2 ले लो। क्या बच गया? देखो यहाँ पे 4 तो F बाहर निकल के क्या बच गया? X ही बच गया। 2 फ्लोरीन बच गई और कितनी ऑक्सीजन बच गई? देखो 2 ऑक्सीजन। क्या बन गया? XeO2F2। वापस देख लो, नहीं समझ में आया तो समझो। क्या मुझे अब याद रहेगा कि जैसे XeF6 H2 से रिएक्शन करेगा 4HF बाहर निकालेगा। देखो इन सबका यही तरीका होता है याद करने का। निकल गया यार, मुझे 4 हाइड्रोजन आ गया तो मैं 2 मोल ले लूँगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गई, 4 हाइड्रोजन बाहर निकल गई, यहाँ से 4F बाहर निकल गई, बाकी बचे को जोड़ो, एक जीरोन बच गया, कितनी फ्लोरीन बच गई? 2 फ्लोरीन, कितनी ऑक्सीजन बच गई? देखो 2, तो H2O2F2 बच गया। कर लोगे? समझ गए? तो ये तीसरी रिएक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन यही है, बैलेंस रिएक्शन ये नोट कर लेना। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है? चलो
क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? बोल रहा है रेडॉन का रासायन अध्ययन करना कठिन क्यों? वाई हैज इट बिन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन? क्योंकि ध्यान रखना रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसलिए ऐसा था। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 3.82 डेज होती है, कि 3 दिन में तो ये खत्म ही हो जाता है। तुम रिएक्शन करने बैठे हैं, मान लो जिनोन की रिएक्शन के साथ 4 दिन में कंप्लीट होती है, पर जिनोन खुद ही 3.5 दिन में खत्म हो जाता है, तो तुम इसे क्या रिएक्शन करोगे? ठीक है भाई, किसी से तुम्हें 4 दिन बाद मिलना है, लेकिन उसकी डेथ 3 दिन में हो जाएगी, क्या तुम उसे मिल पाओगे? नहीं, से उसकी आत्मा से मिलेंगे। है तो रेडॉन की आत्मा से मिल लेना है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए, चलो बहुत बढ़िया। देखो जी, अब सारी स्ट्रक्चर्स आ गई है, अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ठीक है, समझो ध्यान से। सबसे पहले NO2 की स्ट्रक्चर को समझाता हूँ, ध्यान से समझना कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, समझ लोगे? चलो समझते हैं। देखो जी, NO2 की स्ट्रक्चर ऐसे लिखिए। सबसे पहले NO2 लिखना है, बैंड शेप होता है। सबसे पहले तो ये कोई भी नाइट्रोजन ले लो, ये तो आएगा ही आएगा। कर लोगे इसको? ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग आइडिया रख लेना इसके अंदर, है ना। देखो यहाँ पे होता है क्या, मुझे अभी बताया था, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड से होता है तो कितने डॉट लगते हैं? 2 पेयर लगते हैं, और सिंगल से होता है तो 6 पेयर लगते हैं। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, इसके पास ये कितना हो गया? 7, एक कम है तो क्या लगा दिया यहाँ पे? प्लस। अब मुझे रेजोनेटिव की स्ट्रक्चर पूछिए। देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, एक बार मैं आपको बनाना के सिखा देता हूँ, ध्यान समझ लेना। तो NO2 की स्ट्रक्चर बनानी आ गई, ये होती है, मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ, ये होता है प्लस, डॉट आपको मैंने सिखा दिया। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्रोजन। देखो एक बात बताओ, ये माइनस अगर यहाँ चला जाए, ध्यान से देखना, सॉरी आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। देखो अगर माइनस यहाँ चला जाए, देखना हुआ क्या। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये कौन सा है? डबल। तो सिंगल किसमें बदलता है? डबल में। डबल किसमें बदल जाता है? सिंगल में। तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। तो बताओ ये माइनस यहाँ है, क्या बन जाएगा? ये डबल बन जाएगा। ओ, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये बताओ क्या बन जाएगा? ये सॉरी, एरो लगाते हैं, वैसे मैं अभी एरो हटा देता हूँ। ठीक है, आपके एरो नहीं लगा हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तुम देख रहे हो ये माइनस घूम के कहाँ गया? देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जो भी चार्ज होता है वो अपने तीसरे नंबर पे चला जाता है। क्या इस प्लस को कुछ छेड़ा? क्या नहीं छेड़ा सर। क्या सर, हमने इस प्लस को तो हाथ ही नहीं लगाया है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? सभी को कर लोगे? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। चलो आगे बात करते हैं। चलो N25 के स्ट्रक्चर की बात कर लें। ठीक है, चलो N25 बनाते हैं, है ना। N25 कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ, अब टीपा टीपी नहीं करनी है। N25 पहले एक बार बना चुका हूँ, देखो बनाता हूँ। देखो मुझे बनाना है N25। ठीक है, तो क्या जी सर ने तो सिखा रखा है, मैं जब भी N25 एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो पहले बना लो नाइट्रोजन, N25 में ऐसा बना लो, बना लिया। अब एक नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, माइनस। ऐसा होता है। ठीक है, हाँ भाई डॉट लगता है, मुझे पता, डॉट लगा लूंगा। अब बताओ, यहाँ 2 बॉन्ड थे तो 2 पेड़ लगा दिए। देखो 2 पेड़ लगा दिए। ठीक है, यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, बताओ कितने पेड़ लगाओगे? 2 पेड़ लगाएंगे। यहाँ कितने बॉन्ड है? सिंगल है, कितने पेड़ लगा दोगे? 3 पेड़ लगा देंगे। सर यहाँ पेड़ कितने लगाएंगे? 2 पेड़। यहाँ कितने लगा दोगे? 3। समझ में आ गया इस ऑक्सीजन में 2 पेड़ क्यों लगाया? बताओ, क्योंकि यहाँ 2 बॉन्ड है, जहाँ पे भी 2 बॉन्ड होते हैं 2 पेड़ लगाते हैं। देख लो, सीख गए आराम से। अब मुझे इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनानी है। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं सिखाता हूँ। देखो पहले इधर वाले की बात करता हूँ, इधर वाले की। ठीक है, समझना ध्यान से। बताओ कितने नंबर है? 1 नंबर, 2 नंबर, ये कौन सा है? 3 नंबर। बताओ ये माइनस कहाँ जाएगा? 3 नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो 3 पे बना लेता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके बनाता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा, और छोटा कर लेता हूँ। चलो बना लूँ मैं, ध्यान से देखना, समझना। इधर वाले को छेड़ा गया, इधर वाले को नहीं, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे? अब मैं डॉट नहीं लगाऊंगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? ओ, ये क्या है? एन।
चलो बताओ, तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इस 3 नंबर पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा O माइनस, और तो ये माइनस यहाँ गया तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O। कि सर अगर आप इधर कर सकते हो तो आपने इधर क्यों नहीं किया, बिल्कुल इधर करेंगे, अब आप समझ गए, बिल्कुल, बहुत शाबाश। देखो अब तक हमने ये चीज़ किधर की है, देखो समझना ध्यान से बेटा, एक चीज़ है ना, टेंशन नहीं करना, इधर की है। अब हम किधर करेंगे, लो जी एक पेन और चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, अब इधर करेंगे, कर कर देख लो, कर लेते हैं, आ जाओ भिड़ लो इससे भी, टेंशन क्या बात है, आ जाओ भिड़ते हैं इससे भी, चलो जी भिड़ते हैं, आ जाओ। अब एक बात बताओ, क्या आप इधर इधर वाले को चेंज करोगे, क्या नहीं करेंगे सर, इधर वाले को चेंज, इधर वाले को तो हो गया, इधर की बात करते हैं, चलो तो एन ओ एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, अब क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया O माइनस, ये क्या आ गया डबल बॉन्ड O। सीखे सभी लोग, कर लोगे आराम से। अब डायग्राम देख लो, आ जाओ, अब डायग्राम में सीख लो, सीखो ध्यान से, आ जाओ देखो। अब देखो इससे पहले हमने क्या किया, ध्यान से समझना, ये माइनस है, ये वाला माइनस पहले, फिर यहाँ चला गया, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो पहले तो ये बन गई, तो एक बार चेंज इधर कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसके आगे स्ट्रक्चर और बना लो, अब चेंज कहाँ कर दो, इधर कर दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और ये माइनस यहाँ आ गया, कितनी बन गई, 3 बन गई, ठीक है बेटा, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। कैसा NO2 आ गया, अरे तो आने दो, तो इससे भी भर लेंगे अपने, क्या डरते हैं क्या किसी से, अच्छा NO2 से तो कर लिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेना, ठीक है, एक ही बात, कर लोगे भाई, सिंपल सा है, एक बार इधर चेंज कर लो, एक बार इधर चेंज कर लो, माइनस एक बार इधर लगा दो, डबल बॉन्ड इधर लगा दो, बस समझ गए। चलो नहीं समझ आए तो बता देना। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है R3PO तो बनता है, ये R3 है बेटा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, ये R3 लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में देख लो, ये लिखना है आपको, R3PO तो बनता है लेकिन R3NO नहीं बनता है। तो जब भी ऐसी चीज आती है कि यार ये बनता है लेकिन ये नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखना उसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं होते, तो सीधा सीधा आंसर कर लेना, R3NO में n के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड नहीं बना पाता ज़्यादा, लेकिन p में d ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए p पाई d पाई बॉन्डिंग कर पाता है, इसलिए ये बनाता है। कर लोगे, वापस सुन लो, मैं रीज़न बता देता हूँ, देखो क्या था, R3P डबल बॉन्ड, अगला क्या था R3N डबल बॉन्ड, ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसके पास d कक्षक नहीं होते हैं, d ऑर्बिटल नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, लेकिन इसके पास में p के पास क्या होते हैं, d ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये बन जाता है। कर लोगे, कोई दिक्कत, सीधा सीधा आंसर लिख दो, बिकॉज p हैव d वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, d खाली कक्षक रखता है। कर लोगे, चलो देख लो आराम से, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, जो ये लिखा हुआ p पाई d पाई, p पाई d पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, p पाई d पाई, ठीक है, p पाई d पाई लिखा हुआ है, फालतू से मत लिखो, सीधा लिख दो, सीधा ही लिख दो तुम तो, बस मत लिखो सीधा, सारे जो मैंने बातें बोली है ना उसको सीधे को लिख दो, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में रिक्त डी कक्षक नहीं होते, लेकिन फॉस्फोरस के पास में रिक्त डी कक्षक होते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख दो, ये सब रामायण मत लिखना, सीधा लिख लो, क्योंकि फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो आई फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड, कर लोगे, ये डी पाई, बट नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। चलो आगे दिखाओ, आगे देखो, समझाइए कि क्यों NH3 क्षारकीय है जबकि BiS3 केवल दुर्बल क्षारक। देखो बहुत ही सिंपल सा रीजन, इसका रीजन क्या है, देखो ध्यान से, देखो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, लोन पेयर होता है, ठीक है, इसी तरह Bi के पास भी एक लोन पेयर होता है, तो इसकी सीरीज का ही है, ठीक है,
इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर आसानी से दे देता है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्रबल क्षार होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है यार नाइट्रोजन ही प्रबल क्षार क्यों है। इसका मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आराम से त्याग देता है। याद है लुईस, हम लोग लुईस क्षार पढ़ा था, क्या बोला था, जो अपना लोन पेयर आसानी से दे देते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी विविधता बहुत ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्रश बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसके कारण ये लोन पेयर आराम से देता है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है, इसकी विद्युतीयता भी कम होती है, तो यहाँ पे इतना क्रश इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए लोन पेयर आसानी से नहीं देता है। बस यही रीज़न है। ठीक है, देख लो और पढ़ लो आराम से। नाइट्रो आकार फॉस्फोरस की, अच्छा यहाँ पे ये फॉस्फोरस लिखा हुआ है, यहाँ पे Bi कर देना। ठीक है, बिस्मिथ Bi की तुलना में अत्यधिक कम होता है तथा इसकी विद्युतीयता भी काफ़ी अधिक होती है। इसका नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पर इकाई आयतन के मान काफ़ी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पर इकाई आयतन के हिसाब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए NH3 में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान कर देता है आराम से। लेकिन Bi3 में Bi पर कम इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इकाई आयतन होने का दुर्बल क्षारक होता है। सिंपल याद कर लेना, है ना, जो मैंने बात बोली ना उसको ध्यान रख लेना बस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो उतार लो, कर लोगे, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। बोथ NH3 एंड BH3 हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड hence should behave as Lewis base, but NH3 much more basic than BH3. This can be explained on the basis of electron density on the central atom, क्योंकि सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए अपना ये लोन पेयर आसानी से दे देता है। लेकिन बिस्मिथ एटम पर इतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होती है। देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ, कर ले कोई, समझ गए। चलो आगे बात कर लें। देखो फिर से H3PO3 की असमानुपात, अभी क्या लिखो, कुल मिला के वही बात है, आगे बढ़ा था, याद है मैंने कहा था जब भी H3PO3 आ जाए तोड़ने के लिए बोल रहा है बेटा। देखो किस में टूटता है, H3PO4 में और BH3 में। बस असमानुपात करने का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये होता है यहाँ पे +5, सॉरी 8 में से, अच्छा H3PO3 की बात कर रहा है, इसको तोड़ने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना इसका ऑक्सीडेशन होता है, +5 होता है, तो 3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +5 में हो रहा है। ठीक है, यही कर रखा है। देखो ये जूम कर देता हूँ, देखो ये रहा बॉन्ड, बता रखा है मैंने भी आपको। तो PH3 में P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3 आया, और H3PO4 में P क्या कितना है, +5 आया। जिस बच्चे को नहीं निकालना था, देखो मैं सिखाता हूँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, देख लो एक बार, समझ लो सभी लोग ध्यान से। देखो सभी को मैं एक बार ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर देता हूँ, आराम से देख लो। ठीक है बेटा, चलो देखो कैसे निकालते हैं, सभी लोग देखो। सबसे पहले H3PO3 की बात करते हैं कैसे निकालते हैं। देखो H3PO3 जिसका निकालना उसको X मान लो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6, एक H पे प्लस का 1 होता है, 3 पे प्लस का 3, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 पे -6 बराबर 0, कितना बच जाएगा कट पिट के, H3PO4 देख लो, X निकालना है इसका, इसका 3, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8 बराबर 0, कट पिट के कितना बराबर X का +5, निकाल लोगे आराम से। इसे देखो PH3 का निकालना सिखा देता हूँ, जिसका निकालना क्या मान लो,